गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हम इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सीएपीएम का नाम सुनते ही आपको कुछ पुरानी बातें तो जरूर याद आ रही होंगी। हमने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने के हमने कई सारे मॉडल्स डिस्कस किए थे, जिसमें से एक मॉडल सीएपीएम मॉडल ही था। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इस मॉडल को डिस्कस किया था तो वहां पर ना हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था वो कंपनी के इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट निकालना था। और यहां पर हम शुरुआत में एक बात कर चुके हैं कि ये पूरा चैप्टर जो है वो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां पर हमें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। और ये बात हालांकि मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी बताई थी कि जब हम सीएपीएम मॉडल से केई निकालते हैं तो कंपनी के लिए जो कॉस्ट है वही इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है, तो उसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं। नहीं तो यहां हमें लेकिन बात जो करनी है वो पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। अब अगर आपने मेरे साथ पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज किया था तब तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद होगा, लॉजिकल डिस्कशन भी हमने वहां पर किया था। लेकिन अगर आपने सीएपीएम पहले नहीं पढ़ रखा तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि पहले आप सीएपीएम को रिवाइज कर लीजिए। सीएपीएम की ना एक सोलो वीडियो भी हमने यूट्यूब पर डाल रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर यहां पर वापस आइएगा। और अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवाइज ही नहीं किया है तो मैं तो कहूंगा कि पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिवाइज कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिटेल रिवीजन भी यूट्यूब पर हमने डाल रखा है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा अगर आपको वो भी रिवाइज करना है तो। लेकिन सीएपीएम को तो प्लीज आप पहले जरूर रिवाइज कीजिएगा, ताकि यहां अब मैं जो बातें बोलूंगा वो सारी बातें आपको समझ में आए। और मैं लेकिन एक बार जल्दी से आपको सीएपीएम मॉडल के बारे में जो बातें हमने की थी वहां पर मैं उसको जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, और फिर हम इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएपीएम की बात करेंगे। हमने क्या बात करी थी जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक पढ़ा था? आपको याद होगा हमने कहा था भी देखो, एक इन्वेस्टर अगर सपोज किसी ऐसे एसेट में पैसा लगा रहा है जिसमें कोई रिस्क नहीं है और उसका रिटर्न मान लीजिए 8% का है, तो हम बोलेंगे कि ये जो था ये क्या था, ये आरएफ था। आरएफ हम इसको बोल रहे थे, आरएफ मतलब रिटर्न ऑन रिस्क फ्री एसेट। नहीं, और अगर यही इंसान स्विच करना चाहे रिस्की एसेट में, मतलब ये अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो स्टॉक मार्केट का जो बेंचमार्क हम मानते थे वो मानते थे सेंसेक्स या निफ्टी को, और उसके रिटर्न को हम बोलते थे रिटर्न ऑन मार्केट। मान लीजिए रिटर्न ऑन मार्केट जो है वो 20% का है, तो कहने का मतलब यह है कि बिना रिस्क लिए 8% का रिटर्न कमाया जा सकता है, रिस्क लेने के बाद 20% का रिटर्न कमाया जा रहा है। तो उस इन्वेस्टर को जिसने रिस्क लिया है उसको रिस्क लेने का रिवॉर्ड जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 12% का रिस्क लेने का रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब रिस्क लेने का मुझे एक प्रीमियम मिल रहा है। इस आरएम माइनस आरएफ को ही हम रिस्क प्रीमियम बोलते थे। याद है आज से कुछ बातें की थी हमने, ये आरएम माइनस आरएफ ही क्या था? रिस्क प्रीमियम। कि रिस्क लेने का मुझे कुछ रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए ना। मैं अगर रिस्क नहीं ले रहा हूं तो मुझे 8% मिल रहा है, और मैं रिस्क लेना चाहूं मतलब मैं सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे 20 मिल रहा है। लेकिन सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने का जो एक सबसे बड़ा एक कह सकते हो कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के लिए ड्रॉबैक है वो ये कि वहां पे उसको रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क लेने का रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, और वो कितना रिवॉर्ड मिल रहा है? 12% का, और ये हमारा क्या हो जाता है? रिस्क प्रीमियम। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम सीएपीएम मॉडल को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन किया था हमने? हमने कहा था भाई देखो, कोई भी इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन होगी वो आरएफ जितनी तो होगी ही होगी, कम से कम 8% का तो वो एक्सपेक्टेशन लेके चलेगा ही चलेगा, इतना तो कम से कम चाहिए। और वो जब मार्केट में जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 12 बढ़ गई ना भाई। 8 से 20 मतलब कितना एक्स्ट्रा चाह रहा है मार्केट जाके? 12। ये जो 12 है इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको हम कह रहे थे रिस्क प्रीमियम, जो मैं फिलहाल यहां पे आरएम माइनस आरएफ लिख देता हूं। बाकी ये है क्या? रिस्क प्रीमियम। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन जो है 8% और 12% की है। लेकिन मैंने आपको वहां पर एक बात बताई थी, अब हम जब सोचते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉक मार्केट में तो बड़े सारे शेयर लिस्टेड हैं। आप जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हो सकता है
मार्केट से ज्यादा रिस्की हो, मार्केट से कम भी रिस्की हो सकता है। मान लीजिए मैं अदानी ग्रुप के किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और पीछे जो उठापटक हुई है अदानी ग्रुप में, उसकी वजह से अदानी ग्रुप का बीटा जो है, खासकर अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस का बीटा देखोगे तो आप अच्छा खासा बीटा देखोगे, लगभग 2 टाइम्स है। 1.9 कुछ चल रहा था, अब वो तो टाइम टाइम पर बदलता रहता है, बीटा भी चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम रहता है बीटा। इसका ये मतलब था, अगर मान लो किसी कंपनी का बीटा 2 है तो सेंसेक्स अगर 1% से ऊपर बढ़ेगा तो उस कंपनी का शेयर का दाम 2% से ऊपर बढ़ेगा, अगर बीटा 2 है। अगर सेंसेक्स 2% से ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि बीटा 2 है, तो इसके बदलाव, उसके प्राइस में जो बदलाव दुगना मतलब 4% का आएगा। गिरावट में भी ऐसा ही है भाई, जब जब ऊपर जा रहा है मार्केट और हमारा शेयर दुगना ऊपर जा रहा है, तो जब गिरेगा तो गिरेगा भी दुगना ही। अगर मार्केट 1% से गिरती है तो हमारा शेयर 2% से गिरेगा, अगर बीटा 2 है। अगर किसी कंपनी का बीटा मान लीजिए 0.5 है, इसका मतलब ये कि हमारा जो शेयर है वो मार्केट के रिस्पेक्ट में देखें तो कम रिस्की है। मार्केट अगर 1% से बढ़ती है तो हमारा शेयर आधा ही % से बढ़ता है, मार्केट 5% से बढ़ेगी तो हमारा जो शेयर है वो 2.5% से बढ़ेगा। गिरावट के लिए भी सेम बात, अगर हमारा मार्केट जो है वो 10% से गिरती है तो हमारा जो शेयर है वो 5% से गिरेगा, मतलब गिरावट जो है वो कम आएगी। कम बीटा वाले शेयर भी मार्केट में है। कहने का मतलब ये कि ये जो रिस्क लेने का प्रीमियम है ये हमें कितना मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि हमने जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है उसका बीटा कितना है। तो हमने कहा था भी देखो, यहां पर हमें बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें 8%, रिस्क प्रीमियम कितना है आरएमएन साहब कितना, 12 प्लस 12%, ये हमें तब मिलेगा अगर हम ऐसे शेयर में पैसा लगाएं जो कि बिल्कुल मार्केट जितना ही रिस्की है, मतलब उसका बीटा 1 है। आपको याद होगा हमने कहा था कि मार्केट का बीटा हम 1 मानते हैं ना, तो अगर हम किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका बीटा 1 है, मतलब मार्केट जितना ही रिस्की है, तो फिर हमें 20% ही मिलेगा, जो कि मार्केट रिटर्न दे रही है वही हमें भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका बीटा 2 है, मतलब मार्केट से ट्वाइस रिस्की है, तो प्रीमियम भी हम कहते हैं डबल चाहिए भाई। जब रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो प्रीमियम भी ज्यादा ही चाहेंगे ना, तो प्रीमियम इस बार हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए। 12 इंटू 2 24 प्लस 8, हमारा रिटर्न कितना हो जाएगा, 32। और अगर हम ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका बीटा हाफ है, मतलब 0.5 है, तो हमारा प्रीमियम भी फिर 12 नहीं, हमें प्रीमियम भी 6 ही मिलेगा। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14। ये 3 सिचुएशंस आपको याद होगा, मैंने वहां पर भी डिस्कस की थी कि अगर हम ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो बिल्कुल मार्केट जितना ही रिस्की है, मतलब बीटा 1 है, तो हमें मार्केट जितना रिटर्न मिलेगा 20% मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका बीटा 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा होने का मतलब हमारा शेयर जो है मार्केट से ज्यादा रिस्की है, तो रिटर्न भी मार्केट से ज्यादा ही मिल रहा है, 32। और अगर हमारा शेयर मार्केट से कम रिस्की है तो रिटर्न भी मार्केट से कम मिल रहा है, मतलब 40। रिस्क फ्री एसेट का बीटा होता ही नहीं, 0 ही होता है, इसलिए वहां पर कोई प्रीमियम मिलता नहीं, 8% मिलकर हमें चुप रहना पड़ता है। नहीं, तो ये सब बातें हमने की थी। फिर हमने एक बात और भी की थी कि जो ये बीटा है ये सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। मैंने वहां पर आपको 2 तरह के रिस्क की बात करी थी, एक सिस्टमैटिक और दूसरा अनसिस्टमैटिक। बीटा सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क की बात करता है। सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क पर हमें अभी पोर्टफोलियो में भी डिस्कशन करना है, वापस से डिस्कशन करना है। कुछ बातें मुझे यहां पर एडिशनल बतानी है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क को लेकर, तो मैं यहां बोलूंगा, फिर से बोलूंगा और पुराना एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा। पर अगर मैं एक हल्का सा आइडिया याद दिलाऊं कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या था, अगर ऐसा कोई मैक्रो फैक्टर का रिस्क है जो कि पूरे सेंसेक्स को ही हिला देता है, ऐसे रिस्क को हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। जैसे कि कोई किसी दूसरी कंट्री का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर था, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया और यूक्रेन पे ही असर छोड़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो तो ऑलमोस्ट सब कंट्रीज के साथ ही हैं। तो इस वजह से हर एक कंट्री जो है उसकी स्टॉक मार्केट अफेक्ट होती है। तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर नया नया जब सामने आया था तो हमारी मार्केट भी गिरी थी, और कल को कुछ और अगर कुछ बदलाव आते हैं तो फिर से इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक ऐसे ही इन्फ्लेशन जो है ये भी एक सिस्टमैटिक रिस्क का एग्जाम्पल था। सरकार का बदल जाना ये भी एक सिस्टमैटिक रिस्क का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये कि सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क है जो पूरे के पूरे सेंसेक्स को ही अपने चपेट में लेता था। अनसिस्टमैटिक रिस्क मैंने बताया था कंपनी स्पेसिफिक रिस्क था, एक कंपनी के अंदर की बात है, पर्सनल रीजन है कंपनी का, और क्योंकि वो पर्सनल रीजन है तो पर्सनल रीजन कंपनी का कुछ भी हो सकता है कि कंपनी के एमडी ने रिजाइन मार दिया, कंपनी के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा निकला जिसकी वजह से
कस्टमर्स को नुकसान हो गया, सबने भर के कंपनसेशन डाल दिया कंपनी के अगेंस्ट, तो उस वजह से कंपनी का नुकसान हो, मतलब ऐसा कोई रिस्क जो पूरे सेंसेक्स को नहीं सिर्फ कंपनी पर ही असर डालता है, ऐसे रिस्क को हम क्या बोलते हैं? अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। सीएपीएम मॉडल जो है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क को मेजर नहीं करता था, वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क पर ही बात करता था। तो मेरे ख्याल से मैंने इनफ बात कर ली है सिस्टमैटिक रिस्क की, पुरानी बातें याद दिलाने के लिए। और अब मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज कर रहा हूं, एग्जाम वाले एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो अभी तक के डिस्कशन से हो जाएंगे। फिर नई बातें करेंगे कि पोर्टफोलियो में हमें क्या एडिशनल पढ़ना है सीएपीएम मॉडल को लेकर। देखिए, अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद है तो आपको याद होगा हमने सीएपीएम मॉडल के जो क्वेश्चंस थे वो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में काफी सारे प्रैक्टिस किए थे, और ये क्वेश्चन देख के भी आपको लगेगा कि अरे सर इस तरह के क्वेश्चन तो कर ही रखे हमने, लेकिन ना मुझे यहाँ पर कुछ एडिशनल बातें समझानी है। ठीक है, तो आइए जरा, वैसे हम कौन सा अपना टाइम थोड़ी खराब कर रहे हैं, कर तो एग्जाम का एमसीक्यू रहे हैं। जून 2021 में ये क्वेश्चन आया था, कह रहा है तानसेन लिमिटेड कोई है, उसका बीटा 0.8 है और एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न जो है, मतलब सेंसेक्स या निफ्टी की बात अगर करें तो वो हमें 21.5% का रिटर्न दे सकती है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9.5% का है, और कह रहा है यूजिंग सीएपीएम मॉडल यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रोप्रिएट, मतलब कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, निकल जाएगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का हमारा फॉर्मूला होता है, बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम इसको के ही बोलते थे, यहां पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हैं। हम कहते थे भाई देखो हमें मिनिमम आरएफ तो चाहिए, फिर हमें रिस्क प्रीमियम भी चाहिए, आरएम माइनस आरएफ चाहिए, लेकिन रिस्क प्रीमियम इस बात पे डिपेंडेंट है कि आपको कितना मिलेगा, आपने कितने शेयर, कितने रिस्की शेयर में पैसा लगाया है। अगर आपके शेयर का बीटा 1 है तो इसका मतलब मार्केट जितना ही रिस्की है, 1 से ज्यादा है इसका मतलब मार्केट ज्यादा रिस्की है, यहाँ पे 1 से कम है इसका मतलब हमारा शेयर जो है वो मार्केट से कम रिस्की है। फिलहाल मैं यहाँ पर बीटा लिख देता हूँ। आरएफ हमारा कितना है 9.5 प्लस बीटा कितना है 0.8, आरएम हमारा है 21.5 माइनस आरएफ हमारा कितना है 9.5, और हमारा ये हो जाएगा 9.5% प्लस, चला ये कैलकुलेट करो, 21.5 माइनस 9.5 ये हो गया 12 इंटू 0.8, ये अगर हम करते हैं तो 9.6% आता है, और 9.5 को और 9.6 को प्लस कर देते हैं तो 19.1% का रिटर्न आ रहा है, और इसका मतलब हो गया ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में भी सीखा ही था। अब हमें एडिशनल नया क्या सीखना है, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं आपको उसके बारे में जो नोटिंग है वो मैं दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से हमें उसको याद रखना है। मैं टाइम दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा बाद में। अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखिए, सीएपीएम मॉडल से जो हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है, इसको हम बोलते हैं कि ये ना एक बेंचमार्क रिटर्न है, ये एक फेयर रिटर्न है। ये वो रिटर्न है जब कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में पैसा लगाएगा तो ये रिटर्न वो कम से कम एक्सपेक्ट करेगा, ये रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये तानसेन लिमिटेड का जो शेयर दे रखा है, अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं इस कंपनी से 19.1% रिटर्न कमाने की एक्सपेक्टेशन रखूंगा। दिस इज नोन एज फेयर रिटर्न। मतलब सीएपीएम मॉडल से जो रिटर्न आप कंप्यूट करते हैं, अब आप एक नई बात सीख रहे हैं कि ये जो रिटर्न है इसको हम बोलते हैं फेयर रिटर्न, ये तो मिलना ही चाहिए। दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं अगर जैसे ही इस शेयर में पैसा लगाऊंगा तो मुझे इस शेयर से इतना रिटर्न चाहिए। अब होता क्या है कि ये रिटर्न, चलो ठीक है हमने निकाल दिया, फेयर रिटर्न है। अब हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में उस कंपनी का एनालिसिस करते हैं और ये निकालने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी सच्चाई में कितना रिटर्न दे देगी। ये 19.1 क्या है, इतना देना चाहिए, फेयर रिटर्न है, इतना देना चाहिए। लेकिन अब हम अपना रिसर्च करेंगे। अभी हम ना आगे चल के ना कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ये दो बड़े टूल हैं जिसकी मदद से हम कंपनी का फ्यूचर में होने वाला रिटर्न जो है एक एस्टिमेट करते हैं। तो हम कंपनी का पूरा रिसर्च करेंगे और हम मान लो ये देख पाते हैं कि कंपनी के सारे रिसर्च, सारे फैक्टर्स को हमने जब रिसर्च किया तो हमने ये पाया कि कंपनी जो है 19.1 नहीं, कंपनी तो 22% का रिटर्न देने वाली है। हमने सारी बातें सोची। मान लीजिए सपोज बात करते हैं से महिंद्रा की बात करते हैं। महिंद्रा आपको पता है गाड़ियां बनाते हैं। हमने देखा यार महिंद्रा वाले तो बड़े एक्टिव हैं,
नए नए मॉडल लॉन्च करते जा रहे हैं गाड़ियों के, आगे और बहुत सारे प्लान है नए नए मॉडल लॉन्च करने के, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स देख रहे हैं कि अरे तो मतलब इसका तो रिटर्न जो है ज्यादा ही आएगा जितना हम सोच रहे हैं। तो ये जो है ये हमें चाहिए, कम से कम ये तो चाहिए। और अगर हम ऐसे शेयर में पैसा लगा रहे हैं जो इससे ज्यादा दे देगा, इसका मतलब हम कहते हैं कि ये जो शेयर है ना, ये मार्केट में अंडर प्राइज्ड शेयर है, ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। मैं अभी ना एग्जाम्पल के साथ, मैं अभी क्वेश्चंस करवा के समझाऊंगा ना, बात ज्यादा समझ में आएगी। बट फिलहाल जो बात बोल रहा हूं उसको समझने की और सुनने की कोशिश अच्छे से करना। अब मैं थोड़ा सा नंबर्स की मदद से बात करता हूं। मान लीजिए आपने सीएपीएम मॉडल से किसी भी शेयर का एक रिटर्न निकाला 15%, सीएपीएम मॉडल से निकाला। तो इसका क्या मतलब है, जिस भी शेयर का वो आपने 15% का रिटर्न निकाला है, इसका मतलब वो कंपनी मुझे 15% का रिटर्न दे देगी, है ना। ये हम मान के चलेंगे, इतना देना चाहिए उसको। अब हम देखते हैं मार्केट में जो उसका प्राइस चल रहा है, फिलहाल 100 रुपए चल रहा है। 15% का रिटर्न कब मिलेगा, जब ये शेयर 115 रुपए का हो जाएगा। नहीं, लेकिन हमने चेक किया, कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह सारे हमने चेक किए, हमने कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देखे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस किया। ये सब क्या होता है आगे चल के आएंगी बातें, बट फिलहाल मानो कि आपने कंपनी के हर एक डेटा पॉइंट को निकाल निकाल के रिसर्च बढ़िया से करी, और आप इस कंक्लूजन पे निकले, इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये शेयर 100 का 115 नहीं, 100 का 122 होने वाला है। तो इसका मतलब सीएपीएम तो कह रहा है कि 15% का रिटर्न ऐसे शेयर में मिलना चाहिए, ऐसे शेयर में 15% का रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन मिलना कितना, मिल कितना सकता है, 100 से 122 होने का मतलब 22% का। इसका मतलब ये शेयर जो है वो अभी स्टॉक मार्केट में क्या बोलेंगे, अंडर प्राइज्ड है। अंडर प्राइस मतलब 15 से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उम्मीद से ज्यादा रिटर्न अगर दे, इसका मतलब शेयर सस्ता चल रहा है, खरीद लो ऐसे शेयर को, बाय करो ऐसे शेयर को। दूसरा सिनेरियो समझे, हम अगर कहते हैं कि सीएपीएम ने कहा है कि 15% का रिटर्न मिलना चाहिए, 100 का मतलब अगर आज शेयर 100 रुपए का है, एक साल के बाद 115 हो जाना चाहिए। हमने अपनी रिसर्च करी और हमें देखा हाँ 115 ही होना चाहिए, ठीक बोल रहा है सीएपीएम। हम बोलेंगे फिर ये शेयर जो है करेक्टली प्राइस्ड है। करेक्टली प्राइस्ड शेयर अगर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर चाहें तो, अगर आपके पास ऑलरेडी वो शेयर है तो होल्ड करके रख लीजिए, और अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं। अगर आपकी उम्मीद 15 की है तो खरीद भी सकते हैं। इसका मतलब हम इनडिफरेंट होते हैं जनरली ऐसे शेयर्स में। करेक्टली प्राइस्ड शेयर्स के लिए हम जनरली बोलते हैं होल्ड करके रखो, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास शेयर है और हमारी उम्मीद का जितना रिटर्न हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। तीसरी सिचुएशन समझे, सीएपीएम ने 15% कहा, और हमने जब अपनी रिसर्च करी तो हमने देखा कंपनी के ना कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं, 15% मिल नहीं पाएगा। फ्यूचर में पास्ट में कंपनी ने जरूर मोनोपोली एंजॉय करी है, लेकिन आगे चल के जो है कंपनी कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा हैंडल कर सकती है, आई मीन कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा फेस कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा कि एशियन पेंट्स जो है उसके कई सारे कॉम्पिटिटर खड़े होने वाले हैं। कई सारे ग्रुप जो है पेंट्स के काम में उतर रहे हैं, बड़े बड़े नामी के नामी ग्रुप। पिडिलाइट जो फेविकोल बनाती है इवन वो भी, और ऐसे ही जिंदल ग्रुप, कई सारे ग्रुप जो है पेंट की इंडस्ट्री में घुसने जा रहे हैं। कंपटीशन बढ़ेगा। हमने कहा नहीं, 100 का 100, हालांकि प्राइस एशियन पेंट्स का 3000 प्लस के आसपास चल रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पर मान लो 100 रुपए है, तो हमने जब अपनी रिसर्च करी तो हमें देखा 112 ही जा सकता है, मतलब 12% का रिटर्न मिलेगा। सीएपीएम ने कितना बोला चाहिए, कम से कम 15, मिलेगा कितना, 12। मतलब ऐसा शेयर ओवर प्राइस्ड है। अगर आपके पास है भी तो बेच दो, सेल कर दो, क्योंकि आपको निराश ही करेगा। आपका रिटर्न जितना है उतना मिल नहीं पाएगा, जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं उतना मिल नहीं पाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बातें जो बोली मैंने काफी हद तक आपको समझ में आई होंगी। मतलब हम ना अब ये जानना चाह रहे हैं कि जो कंसर्न सिक्योरिटी की बात हो रही है वो ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है या फिर करेक्टली प्राइस्ड है। सीएपीएम आपको एक ऐसा रिटर्न देगा जो आपको आइडियली मिलना चाहिए। अब आपने अपनी रिसर्च करके ये पता लगाया कि मिलेगा कितना, आपको जितना मिलना चाहिए, अगर सच्चाई में उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है, इसका मतलब वो शेयर अंडर प्राइस्ड है और ऐसे शेयरों को खरीद लेना चाहिए। आपकी जितनी उम्मीद है, मतलब सीएपीएम जितना बता रहा है, आपको अगर एग्जैक्टली उतना ही मिलेगा तो हम बोलेंगे शेयर बिल्कुल करेक्टली प्राइस्ड है। और अगर हमें उससे कम मिलने की उम्मीद है, इसका मतलब शेयर ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस्ड शेयर्स को बेच देना चाहिए, सेल उनके लिए एक
एक्शन जो लेना चाहिए, मतलब जो उनके लिए एक कहते हैं ना कि हमारा यहाँ पर जो एक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, वहां पर हम सेल कर देंगे ऐसे शेयर को जो ओवर प्राइस्ड है। आइए जरा देखें हमने ये सब बातें जो हैं वो क्या लिखी हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए हमने अभी जो बातें करी हमने यही बात बोली। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फेयर रिटर्न कौन सा होता है। जो हम CAPM मॉडल मतलब RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF वाला फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं, ये फेयर रिटर्न है। फेयर रिटर्न मतलब ये हमारी उम्मीद है, इतना मिलना चाहिए, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए, उम्मीद से ज्यादा मिलने की अगर आशंका है, उम्मीद से ज्यादा मिलने की अगर एक्सपेक्टेशन है, हम कहेंगे शेयर तो है बहुत बढ़िया, मतलब कम दामों में मिल रहा है, अंडर प्राइज्ड शेयर है, फट से खरीद लेना चाहिए ऐसे शेयर्स को। मतलब मान लीजिए कि फेयर रिटर्न हमने कंप्यूट किया किसी शेयर का और वो कंप्यूट किया 15% का, मान लो 3 सिचुएशंस है, 15% का फेयर रिटर्न कंप्यूट किया। पर जब हमने कंपनी का एनालिसिस किया और हमने देखा मिलने की जो उम्मीद है वो तो 20% की है, फेयर रिटर्न 15 है, जिस तरह का वो शेयर है, जिस रिस्क प्रोफाइल का वो शेयर है, उस हिसाब से तो 15 ही मिल जाए बहुत बढ़िया। लेकिन अगर 15 से ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब शेयर जो है अंडर वैल्यूड है, ऐसे शेयर को हमें क्या कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। और अगर हमें 15 ही मिलना चाहिए और 15 ही मिलने की एक्सपेक्टेशन है, इसका मतलब वो शेयर करेक्टली प्राइस्ड है, उम्मीद जितना ही मिलेगा। अगर ऐसे शेयर तुम्हारे पास पहले से हैं तो होल्ड करो, और अगर नहीं है तो खरीद लो, मतलब इनडिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर मान लो हमारी उम्मीद 15 से थोड़ी ज्यादा है तो इनडिफरेंट हो जाएंगे, तो होल्ड करने की सलाह जनरली रहती है। और अगर हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 15 से कम है, CAPM कह रहा है भाई जितना वो रिस्क उस शेयर में है 15 तो कम से कम बनता है, लेकिन मिलने के चांस 12 ही है, शेयर बहुत भाग चुका है आगे, मतलब एक रैली आ चुकी है उसमें, रैली मतलब ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आ चुका है प्राइस में, तो उस केस में कहेंगे वो शेयर ओवर वैल्यूड है और ऐसे शेयर्स को हमें क्या कर देना चाहिए, ऐसे शेयर्स को हमको सेल कर देना चाहिए। एक आध MCQ करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पर और फिर हम अपनी अगली डिस्कशन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आइए देखते हैं। यहां पर हमें एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसने ना हमसे सिंपली ये पूछा है कि बस ये बताओ कि जो ये सिक्योरिटी की बात हो रखी है, ये सिक्योरिटी करेक्टली प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है, हमें यही ऑप्शंस दे रखे हैं। और ये बताने के लिए आपको पहले चाहिए होता है फेयर रिटर्न, और फेयर रिटर्न मतलब CAPM वाला रिटर्न, है ना। तो हम सबसे पहला काम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर सबसे पहले फेयर रिटर्न मतलब जो मिलना चाहिए इस रिस्क प्रोफाइल को दिमाग में रखते हुए, रिस्क प्रोफाइल मतलब 1.5 का बीटा है, 1.5 का बीटा अगर इस शेयर का है तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए आइडियली, पहले हम वो निकालेंगे। और जब हम बोलते हैं फेयर रिटर्न, इसका मतलब हम जो है CAPM वाले रिटर्न की बात करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। अब आप देख रहे हैं ये ओवर प्राइस, अंडर प्राइस, करेक्टली प्राइस, ये सब बातें ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं थी, वहां पर हम के ही निकाल के चुप हो जाया करते थे, उसके आगे की बात नहीं हो रही थी। यहां पर जो है कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। अभी यहां पर और भी कुछ एडिशनल बातें आएंगी जो आप देखेंगे। फिलहाल RF हमारा कितना है इस क्वेश्चन में, 10% का है, बीटा हमारा 1.5 है, और अगर हम RM देखते हैं तो वो 18 है, 18 माइनस 10, तो ये हमारा निकल आएगा, जरा चेक करके बताइए। 8 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आता है, 10% प्लस 12% ये हो जाता है 22%। अब आंसर हमारा ये नहीं है कि CAPM का रिटर्न कितना है, इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा करेक्टली प्राइस्ड है कि ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड। यहां तो आपको बताने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि सेम है, कम ज्यादा होता है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न से अगर अलग आता है CAPM का रिटर्न तो बच्चा थोड़ा सा सोचता है, कंफ्यूज हो जाता है और कई बार गलत भी करके आ जाता है। लेकिन जब दोनों ही बराबर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। CAPM समझना, हमेशा यही याद रखना कि ये उम्मीद है, इतना तो मिलना ही चाहिए। और जब हम अपनी रिसर्च करते हैं और देख रहे हैं हाँ इतना ही मिल रहा है, इसका मतलब हम एक करेक्टली प्राइस्ड शेयर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, करेक्टली प्राइस्ड। ठीक है जी, तो इसमें तो ज्यादा कुछ टिपिकल था नहीं। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में भी आप देखोगे तो वही सेम बात ही पूछी है, फाइंड आउट वेदर द सिक्योरिटी इज करेक्टली प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड, अंडर प्राइस्ड और नन ऑफ द अबव। और पहले आप जानते ही हो हमें क्या निकालना है, फेयर रिटर्न। और फेयर रिटर्न जो निकलता है वो किसकी मदद से निकलता है, CAPM मॉडल की मदद से निकलता है। और अब ना मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। RF हमें कितना दे रखा है, 10, और RM दे रखा है 18, बीटा है 0.7, तो हमारा RF है 10% प्लस बीटा है 0.7,
और आर एम है 18 और माइनस 10, ये हो जाएगा 10% प्लस 8 को 0.7 से मल्टीप्लाई करने पर वैसे तो 5.6 आना चाहिए, हाँ सर 5.6 ही आ रहा है, तो हमारा रिटर्न कितना हो गया 15.6%। अब कई बच्चे ना जल्दबाजी में इसका आंसर देते हैं, और जल्दबाजी में पता है क्या आंसर देते हैं, वो कहते हैं भाई देखो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 17 है, 15.6 से ज्यादा है, तो ज्यादा है मतलब ओवर है, तो ओवर प्राइस, फटाफट आंसर दे देते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे, बहुत जल्दी ही कंक्लूजन ड्रॉ करके ओवर प्राइस लिखाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको मैंने क्या बात बोली, सबसे पहले तो ये समझे कि जो ये निकाला है 15.6, दिस इज व्हाट, ये वो रिटर्न है जो हमें आइडियली मिलना चाहिए। इससे ज्यादा मिलता है इसका मतलब आपको शेयर सस्ता मिल रहा है, मतलब शेयर अंडर प्राइस्ड है। यहां पे हम क्या बोले, यह रिटर्न, लिखो भाई आप भी लिखो, यह रिटर्न जो है आइडियली मिलना चाहिए। ये रिटर्न जो है ये आइडियली क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए अपने को। अब क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, मतलब जो रिटर्न मिलने की उम्मीद है वो ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन फेयर रिटर्न, मतलब 22% जो है वो मोर देन है किससे, 15.6 से, तो हम कह सकते हैं कि हम जिस शेयर में पैसा लगा रहे हैं वो शेयर एक अंडर प्राइज्ड शेयर है, वो शेयर एक अंडर प्राइज्ड शेयर है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सीएपीएम वो रिटर्न है जो मिलना चाहिए, और अगर आपको इससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है तो हम कहेंगे कि शेयर अंडर प्राइस्ड है, इससे कम मिलने की उम्मीद है ओवर प्राइस्ड है, इसके ही जितना मिलने की उम्मीद है तो करेक्टली प्राइस्ड है। ठीक है जी, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। बढ़े जी, आगे बढ़े। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का है और एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है। अब क्योंकि हमारे अभी के स्टडी मैट में इंक्लूड है तो इसलिए इसकी भी आने की प्रोबेबिलिटी है। आइए जरा पढ़ें क्या लिखता है। कह रहा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। दो सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दोनों का बीटा दे रखा है और दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है। आरएम मतलब रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो भी है और रिस्क फ्री रेट भी दे रखा है। फाइंड आउट वेदर सिक्योरिटी एक्स, ध्यान रखें उसने ये नहीं पूछा कि सिक्योरिटी वाई करेक्टली ओवर या अंडर प्राइस है, उसने सिक्योरिटी एक्स की इंफॉर्मेशन मांगी है। इसका मतलब हमें जो फेयर रिटर्न चाहिए भी वो किसका चाहिए होगा, सिक्योरिटी एक्स का। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर अब फेयर रिटर्न निकालेंगे, और किसका फेयर रिटर्न निकालेंगे, सिक्योरिटी एक्स का फेयर रिटर्न निकालेंगे। वाई का क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि वाई के लिए उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा ही एक्स के लिए। चलिए जी, आर एफ बताइए कितना है सर, आर एफ है 7% प्लस बीटा ऑफ एक्स कितना है 1.8, 15.3 इज आर एम माइनस 7। जरा ये बताओ भाई कितना होता है, 15.3 माइनस 7 हो जाएगा इंटू 1.8, 14.94, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 21.94% आ जाएगा, 21.94 आ जाएगा। ऐसे नहीं सोचना है कि एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो इसलिए ओवर प्राइस है, ना 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 ना, कैसे सोचना है, 21.94 मिलना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है, ये फेयर रिटर्न है, ये वो रिटर्न है जो बेंचमार्क है। अगर हम इस तरह के शेयर में जिसका बीटा 1.8 है ऐसे शेयर में पैसा लगाते हैं तो हमारा रिटर्न जो है मिलना चाहिए 21.94। अगर इससे ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब शेयर आपको मार्केट में सस्ता मिल रहा है। कितना मिल रहा है हमें, 22, भले ही थोड़ा सा ही ज्यादा है पर है तो ज्यादा ही। अगर 0.06 ज्यादा है, आप देखोगे लगभग सेम ही है, पर थोड़ा सा ही ज्यादा तो है ना, इसलिए हम इस शेयर को क्या बोल के आएंगे, हम इस शेयर को अंडर प्राइस्ड बोल के आएंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कितना है 22, जो कि ज्यादा है ऑफ कोर्स 21.94। 21.94 क्या है, फेयर रिटर्न, हमें उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो ये शेयर है ये कौन सा शेयर है, ये अंडर प्राइस्ड शेयर है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़े आगे बढ़े। चलिए, ये सेम ही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया, बस यहां पर अब इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है वो किसके लिए मांगी गई है? सिक्योरिटी वाई के लिए मांगी गई है। तो सिक्योरिटी वाई का इस बार फेयर रिटर्न निकाल देंगे। हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में तो एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, पर क्योंकि हमारे एग्जाम में तो एमसीक्यू आएंगे तो मैंने उसी एक क्वेश्चन से 2 एमसीक्यू जो है वो बना के आपके सामने रख दिया है। चलिए जी, अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? 7% प्लस बीटा कितना है? वाई का 1.6, और उसका आरएम, तो उसका क्या आरएम तो सेम ही होता है दोनों के लिए। भाई मार्केट सेंसेक्स तो एक ही रिटर्न देगी ना, चाहे एक्स में लगाओ या वाई में लगाओ। 15.3 माइनस 7 प्लस 15.3 माइनस 7 इंटू 1.6, ये हो गया 13.28, ये हो गया 20.28। एक बार देखना, ये हो रहा है 20.28 हो रहा है। हाँ सर, 20.28, और हमें यहां पर भी ज्यादा मिल रहा है। हमें कितना मिलेगा? 20.4 मिलेगा, जो कि 20.28 से ज्यादा है। इसका मतलब ये भी शेयर जो है अंडर प्राइस्ड है। तो हम यहां लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कितना है? 20.4% है ना? यही है ना? देखिए एक बार। हाँ, जो कि ज्यादा है, किससे ज्यादा है? फेयर रिटर्न से, जो कि 20.28% है। तो हम इसलिए क्या बोलेंगे कि ये जो सिक्योरिटी है ये एक अंडर प्राइस्ड सिक्योरिटी है। सस्ता शेयर मिल रहा है हमको, क्योंकि जितना रिटर्न मिलना चाहिए उससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो अंडर प्राइस मतलब सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर हमने टिक कर लिया था क्या? हाँ, यहाँ भी हमने कर लिया था, यहाँ पर भी आंसर सी ही था और यहाँ पर भी आंसर सी ही है। देखिए, हमने जो अभी ये जो कॉन्सेप्ट देखा ना, करेक्टली प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड का, इस पर ना और बहुत सी वैरायटी पॉसिबल है। मतलब जब हम रेगुलर बैच में इसको पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर हमें ये बताया होता है कि जो 2 सिक्योरिटीज आपको दे रहे हैं वो करेक्टली प्राइस्ड है, आप आरएफ निकाल दीजिए, आरएम निकाल दीजिए। मतलब और कई तरह की वैरायटी पॉसिबल है, पर क्योंकि अभी उस तरह के क्वेश्चन ना ही हमारे एग्जाम में आए हैं, और क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बैच है तो इसलिए हम वो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ना करके हम अपने अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना? तो रेगुलर बैच में हम इस पर और भी बहुत वैरायटी करते हैं, क्योंकि आने की तो पॉसिबिलिटी है ही, पर क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट को हमने जितना डिस्कस कर लिया, चांसेस है कि शायद इसी पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। हम अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 48 तक ये हो गया था। 49 अगर आप देखेंगे, दिसंबर 2020 का क्वेश्चन, और आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा कि बताइए सीएपीएम जो है वो कौन से रिस्क को जो है कंसिडर करता है। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि ये सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करता है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बीटा ऑफ मार्केट हम क्या मानते हैं? बीटा ऑफ मार्केट हम हमेशा 1 मानते हैं, और हर एक शेयर का मैंने बताया था बीटा होता है। बीटा कैसे कंप्यूट होता है इसके ऊपर हम अब बात करेंगे। अभी यहां पर हमें बातें करनी है कि बीटा को कंप्यूट कैसे किया जाता है, लेकिन फिलहाल ये तो हमें पता ही है कि हर एक शेयर का अपना एक अलग बीटा होता है। मार्केट मतलब सेंसेक्स या निफ्टी की बीटा को हम 1 मानते हैं, और हर एक शेयर का बीटा 1 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे मार्केट से ज्यादा रिस्की है, 1 से कम है तो बोलेंगे कम रिस्की है, 1 है तो इसका मतलब बिल्कुल मार्केट जितनी रिस्की है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन के हैं। सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क पर भी हमें अभी कुछ बात करनी है, जो हम अभी करेंगे आगे चलकर। जो पोर्टफोलियो में जो एक्स्ट्रा बातें बोली गई हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, और उसके हम एग्जाम एमसीक्यूज भी देखेंगे। फिलहाल ये 2 सिंपल से एमसीक्यू, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत इसमें होगी आपको। देखिए, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सिक्योरिटी मार्केट लाइन का, और सिक्योरिटी मार्केट लाइन कुछ नहीं है, सीएपीएम का ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अगर मैं सीएपीएम को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देता हूं तो फिर हम उसको बोल देते कि वो भाई सिक्योरिटी मार्केट लाइन है। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो बात आपको ज्यादा समझ में आएगी। मान लीजिए हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसका आरएफ 8% है और मार्केट का रिटर्न 20% है, और मैंने आपके सामने यहां पर 4 बीटा पर फेयर रिटर्न निकाल दिया। सीएपीएम क्या देता है? फेयर रिटर्न, जिसको हम रिक्वायर्ड रिटर्न भी बोल देते हैं कि भाई अगर हम इसमें इस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना तो कम से कम रिक्वायर्ड है। नहीं, अच्छा, बीटा अगर 0 है तो आप देखिए, बीटा अगर 0 होगा तो इसका मतलब वहां पे रिस्क प्रीमियम 0 हो जाएगा।
तो हमारा फेयर रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न जितना ही मिलेगा। बीटा अगर 0 होता है तो हमारा रिटर्न किसके बराबर होता है? रिस्क फ्री रिटर्न के बराबर होता है। बीटा अगर 0.5 कर दें तो 20 माइनस 8 मतलब रिस्क प्रीमियम का 0.5 मतलब 6% का रिस्क प्रीमियम हो जाएगा और 8% 14 हो जाएगा। ऐसे ही बीटा 1 पे 20 और बीटा 1.5 पे जो है हमारा रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है? 26। ये आपको पता है, ठीक है ना। मैंने यहां पर 4 बीटा पर आपके सामने रिटर्न निकाल दिए। अब ना हम इसकी अगर ग्राफ पर प्लॉटिंग करें तो देखो कैसे होगी। सामने देखिएगा प्लीज, अभी लिखने विखने का ज्यादा लिखने की कोशिश ना करके सिर्फ समझने पे फोकस लगाएंगे। सामने आप देखिए ग्राफ है, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर बीटा है और वाई एक्सिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न है। बीटा अगर 0 होता है तो अभी हमारे इस एग्जांपल में हमें रिटर्न कितना मिला? 8%। ये 8% क्या होना चाहिए? ये 8% होना चाहिए आरएफ। इसका मतलब ये कि 0 बीटा पर हमारा जो रिटर्न होगा वो किसके बराबर होगा? रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना होगा। 0.5 के बीटा पर 0.5 के बीटा पर कितना रिटर्न आया हमारा? 14 आया। मतलब ये कि 0.5 का बीटा ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और 14 का रिटर्न मिला। मतलब एक प्लॉटिंग हमने यहां पर कर दी। फिर हमने देखा 1 के बीटा पे कितना रिटर्न था? 1 के बीटा पर 20 था। हमने यहां 1 के बीटा पर हमने एक प्लॉटिंग ये कर दी, ये रहा 1, मतलब एक प्लॉटिंग यहां पर हो चुकी है। ऐसे ही 1.5 पर कितना था? 26। 1.5 पर हमारा रिटर्न कितना है? 26। 26 26 26 ये देखो ये हमारा 26। एक प्लॉटिंग हमने यहां कर दी और जहां हमने ऐसे ही बड़े सारे बीटास पर आप क्या करें? फेयर रिटर्न निकाल लेंगे और जब उसकी प्लॉटिंग करेंगे आप तो एक बेस्ट फिट लाइन बनती है। वही बेस्ट फिट लाइन जो है वो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है। मतलब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बनाऊं तो एक लाइन बनती है और उस लाइन को ही हम क्या बोल देते हैं? SML। SML बेसिकली मुझे क्या बता रही है? SML हमें फेयर रिटर्न बता रही है कि अगर हमारा बीटा 0.5 है तो फेयर रिटर्न इज 14%। अगर बीटा 1 है मतलब हम ऐसे शेयर में पैसा लगा रहे हैं जिसका बीटा 1 है तो उसका फेयर रिटर्न 20% है। मतलब ये जो है कई सारे फेयर रिटर्न बता रही है। ये लाइन जो है कई सारे रिक्वायर्ड रिटर्न या फेयर रिटर्न बता रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये लाइन जो बन गई, ये लाइन बेसिकली फेयर रिटर्न या फिर रिक्वायर्ड रिटर्न की लाइन है, कह सकते हैं हम। अब आप जरा देखिए हम इसको ओवर प्राइस और अंडर प्राइस से कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लो आप किसी ऐसे शेयर में पैसा लगा रहे हो जिसका बीटा 1 है, तो आपको रिटर्न कितना मिलना चाहिए? 20। पर अभी हमने कहा, हमने एनालिसिस किया, हमने रिसर्च करी और हमने देखा, ये पाया कि भाई बीटा 1 पर हमें मिलना चाहिए 20, पर हम जिस शेयर में पैसा लगा रहे हैं वहां हमको मिलने के चांसेस है 23। फिर से मेरी बात सुनो, बीटा 1 पर मिलना कितना चाहिए? 20। लाइन पर क्या फॉल कर रहा है? 20, लेकिन मिल कितना रहा है? 23। इसका मतलब अगर हमें लाइन पे जो रिटर्न आ रहा है, सपोज बीटा 1 पर कितना आ रहा है? 20, उससे ऊपर का रिटर्न मिल रहा है, मतलब हम ऐसे शेयर में पैसा लगा रहे हैं जहां पे उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। उम्मीद से ज्यादा कब मिलता है? जब हमें शेयर सस्ता मिल जाए। इसका मतलब अंडर प्राइस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे शेयर में पैसा लगाया जिसका बीटा 0.5 है। 0.5 पर ये SML कहती है 14% का रिटर्न मिलना चाहिए, 14 का मिलना चाहिए, पर हमने देखा 14 नहीं, अरे हमें तो 18 मिल रहा है। 18 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप सोचिए, ध्यान से सोचिएगा, अब प्लीज पेन छोड़ के पहले फोकस करें, यहां पर ध्यान से फोकस करें। अगर हमें रिटर्न SML से ऊपर मिल रहा है, जानते हो ये पूरा जोन जो है ना, ये पूरा जोन जो है ये अंडर प्राइस जोन है, अंडर प्राइस जोन है। अगर आपने ऐसे शेयर में पैसा लगाया है जहां पर SML के ऊपर रिटर्न मिल रहा है तो हम बोलेंगे वो अंडर प्राइस जोन है। लेकिन अगर ऐसे शेयर में पैसा लगा दिया, मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमने बीटा 1 वाले शेयर में पैसा लगाया, बीटा 1 वाले शेयर में पैसा लगाने का मतलब 20 मिलना चाहिए था, पर हमें मिल तो रहा है, पता है कितना? बीटा 1 पे मान लो हमें मिल रहा है, सपोज से 18 मिल रहा है। बीटा 1 पे मिलना कितना चाहिए? 20, मिल कितना? 18। इसका मतलब नीचे मिल रहा है। SML के अगर नीचे रिटर्न मिले, SML के अगर नीचे रिटर्न मिले तो हम बोलते हैं कि हमने ओवर प्राइज्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर डाली है। ओवर प्राइस जोन है, ये वाला ओवर प्राइस जोन है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप समझे पहले तो क्या है, हमने एक्स एक्सिस पर बीटा रखा और वाई एक्सिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रखा, और हमने फिर क्या किया, हर एक बीटा पर CAPM के हिसाब से रिटर्न निकाल दिया। CAPM के हिसाब से रिटर्न निकाला और प्लॉटिंग कर दी। और जब मैं उस प्लॉटिंग जो की हमने उस पर एक लाइन खींचते हैं तो वो बनती है एक बेस्ट फिट लाइन, जिसको हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोल देते हैं। इस लाइन पर जो भी हमने प्लॉटिंग करी है ये हमारा उस शेयर से
फेयर रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ये फेयर रिटर्न या कहें रिक्वायर्ड रिटर्न है। पर अगर मान लो उसी शेयर से हमें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, मतलब लाइन के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब वो शेयर अंडर प्राइस है, लाइन के नीचे मिल रहा है इसका मतलब वो शेयर ओवर प्राइस्ड है। ऑफ कोर्स हमारे एग्जाम का लिमिटेशन है, एमसीक्यू पैटर्न है, तो हमारे एग्जाम में डेफिनेट सी बात है कि ये ग्राफ तो बनाना आएगा नहीं, लेकिन हाँ एसएमएल पर उसने एमसीक्यू जरूर पूछे हैं। तो आइए जरा वो भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 अगर आप देखोगे तो ये हमारे जून 2021 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि सीएपीएम का ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एसएमएल होता है। उसने पूछा बताइए व्हाट रेट शुड वी एक्सपेक्ट एंड रिक्वायर ऑन द स्टॉक अकॉर्डिंग टू द एसएमएल। अब ये तो समझ लो कि यहां पर बच्चों ने तुक्का लगा दिया क्योंकि यहां पे बीटा दे रखा था, और बीटा देख के बच्चे को एक ही दिमाग में मॉडल याद आता है, कौन सा, सीएपीएम। तो कई बच्चों ने वो तुक्के से सॉल्व कर दिया और जो कि ठीक भी हो गया। लेकिन ये बात हमें पता होना जरूरी है कि एसएमएल इज नथिंग बट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सीएपीएम मॉडल। मतलब वो सीएपीएम बोले या एसएमएल बोले, वो बात एक ही कर रहा है। ठीक है, तो आइए जरा, हम रिक्वायर्ड रिटर्न हमसे पूछा है, बेसिकली हमें सीएपीएम ही लगाना है। तो हम कितना कहेंगे भाई, ट्रेजरी बिल्स, मतलब ये रिस्क फ्री रेट हो गया। ट्रेजरी बिल्स जो है वो एक वो रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है। 7%, बीटा हमें दे रखा है 0.95 का, मार्केट हमें रिटर्न देती है 12 -7। आप देख रहे हो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस उसने थोड़ा सा घुमा दिया हमें। पर हमें अगर पता है सब कुछ तो हम घूमेंगे भी क्यों, हम सीधे रह के सॉल्व कर लेंगे। नहीं भाई, बताओ भाई कितना आता है, 4.75 आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करके 11.75% हो गया हमारा आंसर। मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया एसएमएल का रिटर्न। नहीं, आइए 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। बताओ भाई, फॉर्मूला पूछा है सीएपीएम का, कह रहा बताओ इसमें से कौन सी इक्वेशन एसएमएल की है। इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, सीएपीएम का फॉर्मूला बता दो। नहीं, आपने ध्यान रखना है कि इसने ना सिंबल्स अलग यूज किए हैं, हमारा इंस्टीट्यूट सिंबल थोड़ा डिफरेंट यूज करता है, वो रिस्क रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी को आरआई बोल देता है, तो कोई बात नहीं है, पर फॉर्मूला तो हमें समझ में आ ही रहा है, आरएफ बीटा आरएम माइनस आरएफ, यही लग रहा है हमें आंसर, और तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। आप देखो दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, बाकी आप देख लो, आर आई इज इक्वल टू आर एफ मल्टीप्लाइड बाय आर एम। अरे आर एफ थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो वैसे ही बार हो गया, आर आई प्लस आर एफ, बकवास कर रहा है। यहां पर भी आप देखोगे आर एफ माइनस आर एम कर दिया, जबकि आर एम माइनस आर एफ होता है। ठीक है ना, तो सीएपीएम का ही उसने बेसिकली फॉर्मूला पूछा है, हमने लिख दिया। नाम देख रहे हो एसएमएल यूज कर रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं एसएमएल एंड सीएपीएम सेम बात है, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 53 दिसंबर 2019 में आया, कह रहा है एसएमएल जो है रिलेशनशिप बताता है। बताओ भाई, अभी हमने देखा एक्स एक्सिस पे क्या था बीटा, और वाई एक्सिस पे क्या था एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो हम बोल देंगे ए इज द आंसर। देखिए जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है पोर्टफोलियो बीटा का। हम ये बात जानते हैं कि हर एक शेयर का अपना एक बीटा होता है, बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर अभी आगे बात आएगी, लेकिन ये तो हम जानते ही हैं कि हर एक का अपना अपना, हर एक शेयर का अपना एक बीटा होता है। अब मैं ना पोर्टफोलियो का बीटा निकालना चाहता हूं। पोर्टफोलियो क्या होता है, बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। मान लो मेरे पास 5 शेयर्स का पोर्टफोलियो है, मेरे पोर्टफोलियो में 5 शेयर्स है, तो हर एक शेयर का अपना एक बीटा होगा, मतलब मेरे पास 5 बीटा होंगे, 5 बीटा है मेरे पास। तो मुझे अगर पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है तो मुझे इन 5 बीटा का एवरेज कर देना चाहिए, आ जाएगा पोर्टफोलियो का बीटा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मान लो वो 5 शेयर्स में किसी एक शेयर में मेरी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जिसका बीटा बहुत अच्छा खासा ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा बीटा है। इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे किसी एक शेयर का बीटा बहुत ज्यादा है और उसमें मेरी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, मान लो 80% इन्वेस्टमेंट उसी एक शेयर में है, तो पोर्टफोलियो का बीटा भी ज्यादा ही आएगा। और मान लो उल्टा है, मेरी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयर में है जिसका बीटा कम है, तो मेरे पोर्टफोलियो का बीटा भी लगभग लोअर साइड पे होगा। जैसे आप याद करो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर मान लो आपने ज्यादा पैसे महंगे सोर्स से उठा रखे हैं, तो जितनी महंगे सोर्स की कॉस्ट है आपकी ओवरऑल कॉस्ट उसी के आसपास निकल के आती है। और अगर आपने ज्यादा पैसे कम कॉस्ट वाले सोर्स से उठा रखे हैं तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट WACC कम कॉस्ट के आसपास ही आएगी। मतलब भाई वेट का फर्क पड़ता है, मैं कहना ये चाह रहा हूं वेट का फर्क पड़ता है। इसका मतलब पोर्टफोलियो बीटा निकालने का तरीका वही है जो WACC निकालने का था। यहां पर बस हमें करना क्या है, यहां पे हमें क्या करना है, हमें
बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए, वेट ऑफ सिक्योरिटी ए, प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी बी, वेट ऑफ सिक्योरिटी बी, प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी सी, वेट ऑफ सिक्योरिटी सी। जितने भी शेयर्स हैं सबका बीटा मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट, और वेट का सम हमेशा क्या होता है? 1। ठीक है, देखो हमारा रेगुलर बैच अगर होता है तो मैं ना पहले प्रॉपर जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा होता हूँ उसकी थियरी प्रॉपर लिखवाता हूँ। आपने जैसे रेगुलर बैच की क्लासेस देखी भी होंगी यूट्यूब पर, हमने रेशियो एनालिसिस पूरा रेगुलर बैच का डाला हुआ है, डिबेंचर चैप्टर पूरा रेगुलर बैच का डाला हुआ है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट पूरा रेगुलर बैच का डाला हुआ है। तो अगर आप वो टॉपिक जाके देखोगे तो आप देखोगे प्रॉपर मैं पहले कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड हम काफी सारी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैं ऑफकोर्स क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच में आपसे बात कर रहा हूँ तो लिखवाने का हम जो टाइम जो है वो बचा रहे हैं। फिर उसके बाद भी हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन स्पेसिफिक सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। मेरा फोकस क्योंकि यहां पर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पर है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 में आया। क्या मांगा इसमें? हमसे मांगा पोर्टफोलियो बीटा बता दीजिए। कितने शेयर दे रखे हैं? 3 शेयर, तीनों का बीटा है, तीनों के वेट भी हैं। चेक कर लो वेट 1 ही होगा या 100% होगा। अगर परसेंटेज में 40 + 25 कितना होता है? 65, 65 + 35 कितना होता है? 100। और अगर डेसिमल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही आएगा। नहीं तो वो तो 1 ही आता है। बताइए जी पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकालोगे? सर आप चाहो तो जैसे हमने WACC निकालने के लिए एक टेबल बनाया था वैसे बना लो, पर अगर हम टेबल नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख लो, क्या प्रॉब्लम है? 1.3 को 0.4 या 40% से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1.2 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया पोर्टफोलियो का बीटा। कोई मुश्किल थोड़ी है। ये हो गया 0.52 प्लस इसका आ रहा है 0.42, है ना? अब आप इनको जोड़ दीजिए, 0.52 प्लस 0.4 प्लस 0.42, 1.34 आ रहा है। 1.34 हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो बीटा मांगा। पोर्टफोलियो बीटा कुछ नहीं है, बस वेटेड एवरेज बीटा है, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का है ना? अच्छा, अब एक बात जो मुझे बतानी है यहां पर, मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आता है और हमें RF और RM भी देता है, और लास्ट में उसकी रिक्वायरमेंट मान लो बदल जाती है, कहता है कि कंप्यूट करके बताओ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। मान लो सेम क्वेश्चन आया, बस 2 लाइनें और नीचे लिख दी, उसने कहा रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल दीजिए। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, वर्ड्स पे फोकस करना, पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रिटर्न निकालने के लिए कह रहा है, और हमें RF और RM भी दिया हुआ है। तो उस केस में पहले हमें ये काम करना पड़ेगा, पहले पोर्टफोलियो का बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो बीटा भी पोर्टफोलियो का लगेगा। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि रिटर्न पोर्टफोलियो का निकालना होगा तो बीटा भी पोर्टफोलियो का लगेगा। मतलब ये कि सपोज मैं ये बात जो मैंने बोली मैंने यहां लिख दी, सपोज इन क्वेश्चन 54 वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जब हम रिक्वायर्ड रिटर्न कंप्यूट करेंगे, हम RF लेंगे जैसे लेते थे, बीटा लेंगे, बीटा के नीचे मैं P लिख देता हूं, बीटा किसका? पोर्टफोलियो का, मल्टीप्लाइड बाय RM माइनस RF। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? RF कितना है? 8। पोर्टफोलियो का बीटा कितना है सर? 1.34। बस ये ध्यान रखिएगा प्लीज आप, अगर वो पोर्टफोलियो का आपसे रिक्वायर्ड रिटर्न मांगेगा तो आपको बीटा भी पोर्टफोलियो का ही चाहिए होगा। तो सेम क्वेश्चन अगर पूछे और कहे कि पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालिए, तो आप फिर क्या करेंगे? आप पहले पोर्टफोलियो का बीटा निकालेंगे। 24.08% आ रहा है। देखिए अब जो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर भी हमें पोर्टफोलियो का बीटा ही निकालना है, लेकिन इस बार ना हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वेट्स नहीं दिए हुए। 4 कंपनियों का डेटा दे रखा है, VSL, CSL और ML और APL, और हमारे जो शेयर्स है हमारे पास 10,000 शेयर्स है पहली कंपनी के, 50 रुपए का शेयर है, 5,000 20 रुपए का, ऐसे ही 8,000 25 रुपए का और 2,000 200 रुपए का। और हमें पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। पोर्टफोलियो का बीटा निकालने के लिए वेट्स चाहिए होंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं, वो ना नंबर ऑफ शेयर्स को ही वेट मानते हुए सॉल्व कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे वेट्स निकाल देते हैं। कैसे?
10 प्लस 5 15 प्लस 8 23। वो कहते हैं देखो 25,000 का हमारे पास, 25,000 हमारे पास टोटल शेयर है, तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/25, 5/25, 8/25 और 2/25। आप अगर सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स को ही वेट मान लेंगे तो आप एक चीज मिस कर रहे हैं, और वो है प्राइस। वेट्स नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे निकालने का मतलब है कुछ काम अधूरा रह गया। आप जरा सोच के बताइएगा, ध्यान से मेरी बात को सोचेगा। मान लो आप एक शेयर एमआरएफ का खरीदते हो, एमआरएफ का शेयर लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मान लो एक शेयर एमआरएफ का खरीदते हो, और एक शेयर खरीदते हो मान लो टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का शेयर मान लो 500 रुपए के आसपास का चल रहा है। मान लो आपके पोर्टफोलियो में 2 ही शेयर्स हैं। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे ही डिसाइड कर लोगे वेट्स को, तो आप कह दोगे आधा आधा वेट, 0.5 पर क्या आपकी सच्चाई में आधे आधे पैसे लगे? आपका ऑलमोस्ट सारा ही पैसा तो एमआरएफ में लग गया। मान लो मेरे यही टोटल 1 लाख, मेरे पास 1,05,100 रुपए थे। 1 लाख रुपए का मैंने एमआरएफ का शेयर खरीद लिया, 500 रुपए का मैंने टाटा मोटर का शेयर खरीद लिया। तो मुझे बताइए, दोनों की एक एक क्वांटिटी है, नंबर ऑफ शेयर के साथ देखोगे तो एक एक ही है, पर क्या वेट हाफ हाफ है? नहीं, एमआरएफ का तो वेट बहुत ज्यादा है। क्यों? 1,05,000 में से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट तो एमआरएफ में लग गई। इसका मतलब वेट नंबर ऑफ शेयर से अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हमारी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वीएसएल में है। ऐसे ही 5,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 5,000 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी सीएसएल में है। मतलब आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसको बेस लेना है वेट्स निकालने के लिए, ना कि शेयर, और ना ही एक शेयर का मार्केट प्राइस। एक शेयर का मार्केट प्राइस ले लोगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा। कैसे सर? ये तो मैंने एक एक शेयर लिए। मान लो मैं आपसे कहूं कि इसके एक हमने एमआरएफ का तो एक ही शेयर लिया, लेकिन इसके हमने 1.5 लाख शेयर लिए। ये लो, इन्वेस्टमेंट बदल जाएगी? इन्वेस्टमेंट बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? तो हमें ये देखना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है। ना मार्केट प्राइस के बेसिस पे वेट्स लेने हैं, ना नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों का कंबाइंड, दोनों को मिला के जो आता है, मतलब वेटेड लेनी है। और वेटेड मतलब जहां पर हम प्राइस को भी रिस्पेक्ट दें और क्वांटिटी को भी रिस्पेक्ट दें। तो आइए, इसके लिए तो हमें अब थोड़ा सा टेबल का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉलम बनाने पड़ेंगे। आइए जरा देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे हमने वहां पर हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था ना, उसी तरीके से कुछ हम सॉल्व करने वाले हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सिक्योरिटी का कॉलम। सिक्योरिटी में हमारे पास है वीएसएल है, सीएसएल है, शॉर्ट लिख रहा हूँ ठीक है ना, एमएल है और एपीएल है। फिर हम यहां पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है? 10,000 इंटू 50। हमारी इन्वेस्टमेंट इसमें 5 लाख रुपए की है। 10,000 इंटू 50। फिर इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है। दूसरे सीएसएल में हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है, 5,000 इंटू 20। तीसरे एमएल में हमारी शेयर की इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है, 8,000 इंटू 25। और इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2,000 इंटू 200, 4 लाख रुपए की है। 2,000 इंटू 200, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। टोटल बता दीजिए हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की लगी है? सर 5 और 1 6 और 2 8, 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी है। भाई ये हमारे पैसे लगे ना, इतने पैसे लगे हैं, पोर्टफोलियो हमारा 12 लाख रुपए का है, ये बात मान के चलिए। और अब आप वेट निकाल लीजिए, 5 लाख अपॉन 12 लाख करो भाई। डेसिमल में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, डेसिमल में आता तो क्या है, बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अप टू 4 प्लेसेस लेते हैं। 0.4167, 1 अपॉन 12, 0.0833, 2 अपॉन 12, 0.1667, 4 अपॉन 12, 0.3333, 4 प्लेसेस लेते हैं ठीक है ना। सम देख लो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लो एक बार, सम 1 है कि नहीं है? हाँ जी सर है। WACC में क्या किया था, वेट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर वेट्स को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट्स को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। और बीटा आपको दे रखे, ये रहे बीटा 0.9, 1, 1.5, 1.2,
और यहां पर हम कहेंगे कि हमारा ओवरऑल बीटा आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल बीटा कह लो या फिर पोर्टफोलियो का बीटा कह लो, बात एक ही है। 0.4167 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.9 से, तो ये आता है 0.37503। आप राउंड फिगर 0.38 भी कर सकते हैं वैसे। 0.0833 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 0.0833 आएगा। 0.1667 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 0.25005। ऐसे ही 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3333 से तो ये कुछ आ रहा है 0.3996। बस जोड़ दो अब इसको, 0.39996, 0.2505, 0.0833, 7503, 1.10834। हमारा जो आंसर गिवन है यहाँ पर वो अप टू 2 प्लेसेस ही गिवन है ना। तो इसको अगर मैं, देखो ध्यान से देखो प्लीज, पोर्टफोलियो बीटा 1.10834, इसको अगर अप टू 2 प्लेसेस लिखना हो तो 1.1 के 10 के आगे क्या है, 8 है, 5 से ज्यादा है तो अपर प्लेस पे जाएंगे तो 1.11 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1.11 ऑप्शन में है। जी हाँ है, बी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए आप एक बार। फिर से मैं एक बात बोलूंगा, पोर्टफोलियो बीटा पर और भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर हम यहां पर बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक होके चल रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इतना ही डिस्कस कर पाएंगे इस फास्ट ट्रैक बैच में। देखिए सीएपीएम की ना अभी हमें और भी डिस्कशन करनी है, और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बीटा की कैलकुलेशन की, कैसे बीटा को कंप्यूट करते हैं। पर अगर वो मैं आज शुरू करूंगा तो फिर वो एक ब्रेक आएगा कॉन्टिन्यूटी में, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, एक ना एग्जामिनेशन क्वेश्चन करवा रहा हूं जो ना कॉमन सेंस बेस्ड है। अब इसका सीएपीएम से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बीटा के कैलकुलेशन को हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है, दिसंबर 2021 में आया था और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है रवि और सैम, कोई दो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया इक्विटी मार्केट में 2 लाख रुपए ईच, 2-2 लाख रुपए थे। रवि और सैम ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। रवि ने इन्वेस्टमेंट किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सैम ने इन्वेस्टमेंट किया आईटी सेक्टर में। एट द एंड ऑफ द ईयर ओवरऑल यील्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कह रहा मैन्युफैक्चरिंग से जो रिटर्न आया वो 4.75 का आया और आईटी से जो रिटर्न आया वो 7.25 का आया। मतलब वो बेसिकली आपको बता रहा है कि राम का जो रिटर्न आया है वो 4.75 का आया है और जो सैम है उसका इन्वेस्टमेंट आया, रिटर्न आया वो 7.25 का आया है। कह रहा ऑल्टरनेटिवली अगर ये मैन्युफैक्चरिंग या आईटी सेक्टर में पैसा नहीं लगाते तो बैंक की एफडी में लगाते, वहां पे इनको 6.75% का रिटर्न मिलता। आपसे पूछ रहा है कि बताओ लॉस या गेन क्या हुआ है रवि या सैम को। अब आप खुद समझदार है, इनका पैसा लग चुका, एक ने मैन्युफैक्चरिंग में लगाया, दूसरे ने आईटी में लगाया। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगाते या आईटी में नहीं लगाते तो ऑल्टरनेटिव रिटर्न जो अवेलेबल था वो क्या था, ऑल्टरनेटिव रिटर्न अवेलेबल था बैंक का इंटरेस्ट 6.75। रवि को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से 4.75 मिला, अगर वो यहां ना इन्वेस्ट करके बैंक में लगाता तो बैंक से कितना मिलता, 6.75। मतलब रवि को देखोगे तो बेचारे को नुकसान हो गया, कितना परसेंट का नुकसान हो गया, डिफरेंस देख लो कितना। जो सैम है उसने 7.25 का इन्वेस्टमेंट किया और अगर ये बैंक में लगाता तो बैंक में तो 6.75 मिलता, मतलब उसको आईटी सेक्टर में पैसा लगाना सफल हो गया, ज्यादा रिटर्न मिला है, तो सैम का कह सकते हो फायदा हुआ है। तो कंपैरिजन यहां पर बेसिकली किससे है, अगर ये पैसे यहां ना लगते तो बैंक की एफडी में लगते और बैंक की एफडी में लगते तो ऑफ कोर्स रिटर्न जो है अलग होता। अब रवि को बैंक की एफडी से भी कम रिटर्न मिला है और सैम को बैंक की एफडी से ज्यादा रिटर्न मिला है, मतलब बैंक की जो भी डिपॉजिट्स है वहां से ज्यादा रिटर्न मिला है। आइए जरा आप देख लेते हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं वैसे, या तो आप पहले 2 लाख रुपए पर 4.75 निकालिए, फिर 2 लाख रुपए पर 7.25 निकालिए और फिर 2 लाख का 6.75 निकाल के माइनस कर दीजिए, फिर जो आएगा नेट में आएगा वो उनका प्रॉफिट या गेन होगा। मैं थोड़ा सा आपका काम आसान कर देता हूं। साफ साफ दिख रहा है भाई रवि को लॉस हुआ है। रवि को लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि रवि ने जहां लगाया वहां से रिटर्न 4.75 मिला
और अगर ये बैंक में लगाता तो वहां से 6.75 मिलता, मानते हो? तो 4.75 माइनस 6.75, इसका नुकसान जो है वो 2% का हो गया। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए पर 2% का नुकसान का मतलब हो गया -4,000। ठीक है, हालांकि मैंने लॉस वर्ड लिखा है, माइनस नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। लॉस अपने आप में ही माइनस होता है। जब मैं बोलता हूं लॉस ऑफ 4,000, दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं कि वो एक नेगेटिव ही है ना। तो माइनस साइन नहीं भी लगाओगे चलेगा, पर मैंने फिर बाद में कहीं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। प्रॉफिट को हम जनरली ग्रीन साइन से डिनोट करते हैं। सैम को हुआ है प्रॉफिट, सैम को रिटर्न मिला है 7.25% का, जबकि अगर वो एफडी में लगाता तो 6.75% मिलता। 7.25 माइनस 6.75, सैम को 0.5% का रिटर्न एक्स्ट्रा मिला है। सैम को 0.5% का रिटर्न एक्स्ट्रा मिला है, कितने पर? 2 लाख रुपए पर। 2 लाख रुपए का 0.5% निकाल लीजिए, 1,000 रुपए आएगा। और क्या आना चाहिए? 1,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? उसने क्या पूछा है? लॉस और गेन टू रवि एंड सैम। हमारा आंसर हो जाएगा लॉस गेन। रवि का लॉस हुआ है, सैम का गेन हुआ है। लॉस हुआ है 4,000 का, गेन हुआ है 1,000 का, है ना। तो लॉस ऑफ 4,000, गेन ऑफ 1,000। देख लो ऑप्शन में कहां पर है, लॉस ऑफ 4,000 गेन ऑफ 1,000, लॉस ऑफ 4,000 गेन ऑफ 1,000। ये सी इज द करेक्ट आंसर। ये ना, ये हाइफन है, ये माइनस का साइन नहीं है, ठीक है ना। ये हाइफन है, ठीक है ना। गेन 1,000 दे रखा है, लॉस 4 गेन 1, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन था, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन क्वेश्चन था। अपने ना इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम अब करेंगे कंटिन्यू अगली क्लास में। आज तक के जितने भी हमने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं उसका पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और जैसे आप जानते हो कि टेलीग्राम चैनल पर तो पीडीएफ कब आता है? जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और अगर किसी को ग्रुप में ऐड होना है तो मैं पीछे की वीडियोस में कई बार बता चुका हूं, तो आप उस तरीके से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।